सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदान IAS पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आपकी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का 8th एंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसका नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव। इसके बाद आपकी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो आइए अब बिना समय की बर्बादी करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इसमें आपका आ जाता है 1990 का दशक। ओके, लेकिन 1990 के दशक में जाने से पहले ये चैप्टर आपका 1980 के दशक की बात करता है, जो 1980 के दशक में जो बदलाव आए थे। तो 1980 के दशक में 5 बदलाव आए थे। ये मैंने देखो नंबर वाइज यहाँ पर लिख रखे हैं कौन कौन से 5 बदलाव आए थे। ठीक है, तो पहला बदलाव आया था 1989 के चुनावों में कांग्रेस की हार। ठीक है, 1989 में जो चुनाव हुए थे, जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, जो आम चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस हार गई थी। ठीक है, देखो 1984 के चुनाव में कांग्रेस ने 415 सीटें जीती थी। ठीक है, देखो 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जिसके बाद इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी बनते हैं इनके बड़े बेटे राजीव गांधी। ठीक है, वो राजीव गांधी PM के पद के लिए चुनाव लड़ते हैं। ओके, और उनको देश की सहानुभूति भी प्राप्त होती है। और ये नारा उस समय दिया गया था, इंदिरा की याद, राजीव गांधी का साथ। ठीक है, तो ये फिर इनको ये चुनाव में खड़े हुए, चुनाव लड़े, फिर इनको 415 सीटें, ठीक है, 415 सीटें काफी बड़ी ये संख्या है, इतनी सीटें इनको प्राप्त हुई थी। ठीक है, तथा राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, लेकिन 1989 में कांग्रेस केवल 197 सीटें ही जीत पाई। ठीक है, जब 1989 वाले जो चुनाव हुए ना, नेक्स्ट चुनाव जब हुए, तो उसमें ये हार गई थी। मात्र 197 सीटों में ही ये सिमट करके रह गई थी कांग्रेस, उसमें हार गई थी। ठीक है, अब जब ये कांग्रेस हार गई थी तो भाई जीता कौन? ठीक है, जीती थी राष्ट्रीय मोर्चा। ठीक है, ये एक अलायंस था, ये एक गठबंधन था। ओके, ये जीते और फिर इन्होंने अपने देश में हमारे गठबंधन की सरकार बनाई। ओके, फिर इस गठबंधन की सरकार में पहले तो प्रधानमंत्री बने VP सिंह। ठीक है, ये नवंबर 1990 तक ही ये प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद बने चंद्रशेखर। ठीक है, फिर उसके बाद ये ज्यादा सरकार ये टिक नहीं पाई, गठबंधन की सरकार ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती है। ठीक है, ये सरकार फिर गिर गई। ठीक है, इसके बाद फिर 1991 में वापस मध्यावधि चुनाव हुए। ठीक है, मध्यावधि चुनाव मतलब जो लोकसभा का समय पूरा होने से पहले ही चुनाव जो हो जाते हैं, वो मध्यावधि चुनाव कहलाते हैं। ठीक है, जो समय से ही पहले हो जाते हैं, 5 साल पूरे होने से ही पहले जो चुनाव हो जाते हैं। ठीक है, 1991 में फिर चुनाव हुए। ठीक है, इसमें कांग्रेस जीती। ठीक है, इसमें कांग्रेस जीत गई और प्रधानमंत्री बने PV नरसिम्हा राव। ठीक है, बनने तो थे राजीव गांधी, लेकिन बने PV नरसिम्हा राव, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या हो जाती है, इसलिए प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव बने 1991 वाले चुनाव में। ठीक है, फिर इसके बाद 1989 में कांग्रेस प्रणाली समाप्त हो जाती है। ठीक है, कांग्रेस प्रणाली यहाँ पर फिर समाप्त हो जाती है। ओके, फिर देखो दूसरा बदलाव आया, मंडल मुद्दे का उदय। ठीक है, दूसरा बदलाव क्या आया? मंडल मुद्दे का उदय। देखो अब ये मंडल मुद्दा क्या था? अपिव, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, OBC को आरक्षण देने के लिए जो आयोग गठित किया गया था। ठीक है, OBC को आरक्षण पहले नहीं था। ठीक है, बाद में मिला था, दक्षिण भारत में था पहले से। ओके, फिर उसी को मंडल आयोग या कमीशन कहते हैं। ठीक है, OBC को आरक्षण देने के लिए जो आयोग, जो कमीशन बनाया गया, उसको ही मंडल आयोग कहते हैं। ठीक है, दक्षिण में 1960 से OBC को आरक्षण मिला हुआ था। ठीक है, दक्षिण में मैंने बताया पहले से था, 1960 से ही मिला हुआ था OBC को आरक्षण। लेकिन उत्तर भारत में आरक्षण की मांग उठी, इसलिए ही
इस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, जब दक्षिण में था तो वही उत्तर भारत के भी लोग कहने लगे कि हमें भी ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जाए। तो फिर ये जो मांग उठी ना, इस मांग के उठने के कारण ही इस आयोग को बनाया गया था। ठीक है, 1977 से 79 के मध्य जनता पार्टी ने आरक्षण की बात उठाई थी। ठीक है, जो जनता पार्टी थी ना, इस पार्टी ने ये बात उठाई कि भाई जब दक्षिण में आपने अ, आरक्षण दिया हुआ है तो आप उत्तर में क्यों नहीं दे रहे हो? उत्तर वालों को भी दो आरक्षण, इन्होंने क्या बिगाड़ा आपका? ठीक है, तब केंद्र सरकार द्वारा एक आयोग का गठन किया गया, उसी आयोग को मंडल आयोग कहते हैं। ठीक है, और इसी आयोग का एक दूसरा नाम भी है, वो है दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग इसका नाम क्यों है? क्योंकि इससे पहले भी एक पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। ठीक है, इससे पहले भी बन चुका था, तो इस वाले को कह दिया गया दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग या फिर मंडल आयोग। ठीक है, दोनों में से किसी भी नाम से बुला सकते हैं, सेम ही बात है। ओके, इस आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे। ठीक है, बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे और इन्हीं के ही नाम पर इसका नाम रखा गया था मंडल आयोग। ठीक है, इनका पूरा नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ओके, इसलिए इस आयोग का नाम मंडल आयोग पड़ा था। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इस आयोग का गठन पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति सुधारने के उपाय बताने हेतु हुआ था। ठीक है, अब इसका जो गठन किया गया था ना, ये इसलिए किया गया था कि आप जो है सर्वे करो और जो ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, इनकी स्थितियों को कैसे सुधारा जाए। ठीक है, ये बताओ आप। ठीक है, ये काम था इस आयोग का। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में पेश की थी और कहा कि पिछड़े वर्ग को कम से कम 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट करी सर्वे वगैरह करके और फिर रिपोर्ट में अपना इसने बताया कि 27% आरक्षण दिया जाए अन्य पिछड़े वर्ग को, ओबीसी को मतलब। ठीक है, 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने सिफारिश लागू करने का फैसला ले लिया। ठीक है, 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी ना गठबंधन की, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने फैसला किया कि हाँ ठीक है 27% आरक्षण इनको दे दो। ठीक है, परंतु आरक्षण के विरोधियों द्वारा हिंसक विद्रोह प्रारंभ हो गए। ठीक है, दो गुट बन गए। ठीक है, एक तो था इनके पक्ष में कि हाँ भाई ओबीसी को दो, हमें आरक्षण दो। ठीक है, और दूसरा पक्ष क्या था कि क्या भाई सबको आरक्षण दिए जा रहे हो? जब भारतीय संविधान में सबको एक समान कहा गया है तो आप आरक्षण क्यों दे रहे हो? सबको एक समान लेकर के चलो। तो ये दो गुट बन गए और इन गुट में हिंसक विद्रोह हो गए। ठीक है, इसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया। केस का नाम था इंदिरा साहनी केस। ठीक है, इंदिरा साहनी केस इस केस का नाम था। क्यों था? क्योंकि इंदिरा साहनी ने ही इस केस को कोर्ट में फाइल किया था। ठीक है, क्योंकि इसी व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ अर्जी दी थी। ठीक है, अब आप आपसे ये पूछना लग जाए कि भैया इंदिरा साहनी केस क्या है, तो आप कहोगे कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए इसलिए था ये केस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये केस इसलिए था, समानता के अधिकार के उल्लंघन के लिए डाली गई थी कि भैया सबको आरक्षण दिए जा रहे हैं, अन्य पिछड़े वर्ग को 27% का आरक्षण दिए जा रहे हैं, जबकि संविधान में कहा गया है कि सब एक समान है। तो इसमें हमारे समानता के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। तो इसको जो है वापस लिया जाए इस आरक्षण को। तो ये इसलिए फाइल किया गया था ये केस। ये मामला दब गया था फिर कोर्ट में जाने के बाद। ओके, काफी समय बाद सुनवाई होती है। लेकिन इसके बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। ठीक है, 1992 में इसकी सुनवाई वगैरह हुई और फिर उसके बाद जजमेंट आया और जजमेंट किसके पक्ष में आया? सरकार के पक्ष में आया कि हाँ जी आरक्षण दो, अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे दो। ठीक है, तीसरा बदलाव क्या आया 1980 के दशक में? नए आर्थिक सुधार। ठीक है, नए आर्थिक सुधार। इस दौर में जो आर्थिक नीतियां अपनाई गई थी वो बदल चुकी थी। ठीक है, जो हमारे देश की जो आर्थिक नीतियां थी वो बदल चुकी थी, इसलिए इसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम या नए आर्थिक सुधारों के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। इन सुधारों का प्रारंभ राजीव गांधी ने किया था जब वे 1984 में प्रधानमंत्री थे। ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि भाई ऐसे ऐसे हमारे यहाँ उदारीकरण, वैश्वीकरण जैसे सुधार होने चाहिए। ठीक है। लेकिन वो उनके बीच में हत्या हो गई थी। तो जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इन सुधारों को अमल में लेकर के आया। ठीक है। इन सुधारों में बदलाव पीवी नरसिम्हा राव ने किया था। 1991 में इनको लागू किया। ठीक है। इसको अच्छे से और इसमें बदलाव वगैरह करके इस समय देश के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है। ये इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। ओके। तो ये नीति क्या थी? एल पी और जी। ठीक है। एलपीजी की नीति इस समय लागू की गई थी। ठीक है। देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ था। ओके। तो इसके लिए, इससे निपटने के लिए एलपीजी की नीति को लाया गया था। ठीक है। एलपीजी लिबरलिज्म, जी वैश्वीकरण और पी प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है। इन सुधारों को लेकर आया गया देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, देश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लेकर आने के लिए। ठीक है। ये आर्थिक सुधार हुए थे। ये टॉपिक इसमें तो आपका आपके लेवल के हिसाब से दिया हुआ है, बाकी आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे जाकर के ये सब बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आप पढ़ेंगे। ओके। फिलहाल आपकी बुक में इतना ही है। ठीक है। चौथा बदलाव क्या आया? राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है। देखो 1528 में बाबर के सिपह सालार, ओके, मुगल मुगल बादशाह बाबर की बात चल रही है। ठीक है। 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने अयोध्या के श्री राम मंदिर को तोड़ दिया था। ठीक है। फिर उसने वहां पर 3 गुंबद ढांचा बना दिया था। ठीक है। 3 गुंबद वाला एक ढांचा बना दिया था। बाबरी मस्जिद बना दी थी, साफ सीधी भाषा में बोलूं तो। ठीक है। जिससे हिंदू नाराज हो गए, इसी कारण कई बार दंगे हुए। ठीक है। फिर दिसंबर 1992 में इस ढांचे को गिरा दिया गया था। ठीक है। काफी बार दंगे हुए बीच में, बहुत ज्यादा हिंदू समाज नाराज हुआ। ठीक है। फिर दिसंबर 1992 में इस ढांचे को गिरा दिया गया, इसका विध्वंस कर दिया गया। ओके। बाकी ये वाला टॉपिक आगे आएगा आपके नेक्स्ट पार्ट्स में। ओके। तो ये वहां पर डिटेल से आप इसके बारे में जानेंगे। ओके। पांचवा बदलाव क्या आया? राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। ठीक है। ये पांचवा बदलाव था 1980 के दशक का। इनका जन्म 1944 में हुआ था। ठीक है। 1944 में। ये इंदिरा गांधी के पुत्र थे। इनके पिता फिरोज खान थे। ओके। इनके पिता कौन थे? फिरोज खान। माता कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है। तो ये इनके बड़े लड़के थे। ओके। ये 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे तथा 1984 के चुनावों में इन्होंने 415 सीटें जीती थी, जो कि मैंने आपको ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ठीक है। ये खुली अर्थव्यवस्था एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के समर्थक ये थे कि भाई देश में जो होनी चाहिए, खुले द्वार की नीति होनी चाहिए, खुली अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, हमें देश विदेश से व्यापार करना चाहिए। ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हमें बढ़ावा देना चाहिए। ओके। और जो टेक्नोलॉजी है उसको हमें अपनाना चाहिए, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी को खास करके। ठीक है। भारत में कंप्यूटर लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। ओके। इन्होंने 1989 में श्रीलंका में सिंगली तमिल समस्या को सुलझाने के लिए शांति सेना आईपीकेएफ भेजी थी। ठीक है। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। ये सिंगली और तमिल वाली क्या समस्या है, ये मैंने आपको फर्स्ट बुक के 3rd चैप्टर में पढ़ा दिया था, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है। अगर आप नहीं जानते इस समस्या के बारे में तो आप उस वीडियो में जाकर के तसल्ली से देख सकते हैं, मैंने काफी डिटेल में उसको वहां पर समझाया हुआ है। ओके। मई 1991 में तमिलनाडु में आत्मघाती हमले में इनकी हत्या हो गई थी। ठीक है। एक महिला आई इनको हार पहनाने के बहाने से और इनके पैर छूने लगी, और वो सुसाइड बॉम्बर थी। सुसाइड बॉम्बर आप समझते हैं, अपने मतलब कपड़ों वपड़ों के या फिर जैकेट में बम वो बांध के आते हैं
और जहाँ पर उन्हें भेजा जाता है टारगेट के पास, वो वहाँ पे जाते हैं, खुद भी फट जाते हैं और आस-पास वालों को भी लेकर के वो निकल लेते हैं फिर, ठीक है? तो सुसाइड बॉम्बर के हमले में इनकी हत्या हो गई थी। यह हत्या लिट्टे के द्वारा की गई थी, ठीक है? लिट्टे। इनकी मृत्यु के बाद वापस मध्यावधि चुनाव हुए थे तथा पीएम पीवी नरसिम्हा राव बने थे। ओके, अदरवाइज यही बनते पीएम, बट इनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो इसलिए पीएम बने पीवी नरसिम्हा राव। ओके, आज के पार्ट में केवल इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट्स रह गए हों, तो आप मुझसे अभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर बाद में भी आप तसल्ली से मुझसे सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपका डाउट एकदम क्लियर करवा दिया जाएगा। ओके? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और वरदान आईएचएस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।